आयुर्वेद के परिचय के रूप में हमारी आयु स्वस्थ कैसे हो, जीवन स्वस्थ कैसे रहे। तो स्वास्थ्य के लक्षणों में शास्त्रकार ने कहा कि तीनों दोष जिसके सम हों। तो तीन दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इनकी विषमता कैसे होती है और समता हम कैसे स्थापित करें, उसका एक सामान्य वर्णन आपके सामने रख रहा हूं। इनका जो विशेष वर्णन है, विशेष अध्ययन है, वो चिकित्सक लोग करते हैं, उसके लिए पूरा शास्त्र अपेक्षित होता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, आयुर्वेद को थोड़ा सा जानने वाला भी काफी कुछ त्रिदोषों को सम रख सकता है, छोटी छोटी बातों को जान के। तो जब ये दोष बढ़ जाते हैं तो हमें इनको कम करना होता है। कम करेंगे तो सम अवस्था में आ जाएंगे, और ये कम हो गए हैं तो इनको बढ़ाना होता है, तो फिर ये सम अवस्था में आ जाते हैं। बढ़े हुए हैं उनको इतना कम करना है कि सम रहें, अधिक कम नहीं होने देना है। और जो कम है उनको इतना बढ़ाना है कि अधिक ना बढ़ जाए, लेकिन सम अवस्था में वो बढ़े रहें। इन दोषों के घटने बढ़ने में भोजन एक विशेष कारण बनता है, जिसकी चर्चा कल आपके सामने की थी। तो हम कैसे निर्धारण करें मोटे रूप से, सामान्य रूप से, तो रसों के आधार पर किन रसों का, मधुर अम्ल लवण का सेवन करेंगे तो कफ बढ़ेगा, कटुतिक्त कषाय का सेवन करेंगे तो वो घटेगा। इसी तरह कटुतिक्त कषाय रसों का सेवन करेंगे तो वात बढ़ेगी। अगर वात कम है तो इन रसों का सेवन करके उसको हम सम बना सकते हैं, और यदि वात बढ़ी हुई है तो मधुर अम्ल लवण रसों का सेवन करके उसको सम बना सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसी तरह पित्त के लिए अम्ल, लवण और कटु, ये रस पित्त को बढ़ाने वाले हैं। पित्त यदि कम है तो इनके सेवन से हम बढ़ा सकते हैं, और पित्त बढ़ गया है तो मधुर, तिक्त और कषाय, इन रसों के सेवन से उसको कम कर सकते हैं। ये कल आपके सामने रखा था। तो वात पित्त कफ के घटने बढ़ने में भोजन एक मुख्य कारण होता है, जो कि हमारे वश में होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत से कारण हैं, अवस्थाएं हैं, जहां वात पित्त कफ बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। उस पर सीधा सीधा हमारा नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन उसको सम तो हमें भी बनाए रखना होता है। तो आज कुछ उन विषयों पे चर्चा करते हैं जब इन वात पित्त कफ की प्रकृति से, स्वभाव से ही वृद्धि होती है, कहां ये घटते हैं। तो खासतौर से इनका बढ़ना वात पित्त कफ का वो देखेंगे। तो एक तो हमारी वय होती है, यानी जीवन हमारा होता है। तो जीवन को हम, पूरे जीवन को जन्म से लेकर के मृत्यु तक 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनकी आयु पूरी हुई है उनके लिए। तो एक बाल्यावस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था। तो इन अवस्थाओं में भी वात पित्त कफ की अलग अलग स्थिति रहती है। तो बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि होती है। स्वभावतः ही कफ अधिक सक्रिय रहता है बच्चे के अंदर, बाल्यावस्था में। बच्चों को कफ से संबंधित रोग अधिक होंगे इत्यादि। उनको ठीक होने में, बाल्यावस्था है और कफ का रोग है तो कठिनाई होगी। पित्त की वृद्धि होती है युवावस्था में, और वात की वृद्धि होती है वृद्धावस्था में। वैसे पूरे जीवन वात पित्त कफ तीनों रहते हैं हमारे साथ में, किंतु आयु के आधार पर सामान्य रूप से इनकी वृद्धि होती है। इन स्थितियों में, इन अवस्थाओं में सामान्यतः। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वृद्धावस्था में पित्त नहीं बढ़ सकता या कफ नहीं बढ़ सकता। बढ़ सकता है,
लेकिन दूसरे कारण होंगे। अवस्था की दृष्टि से अगर देखें, वय की आयु की दृष्टि से देखें, तो वृद्धावस्था में प्राय वात बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। और भी फैक्टर तथ्य हैं जिसके कारण जो इस पे प्रभाव डालते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से इसको अगर देखेंगे तो एक विभाजन ये किया जाता है। युवावस्था में पित्त की वृद्धि होती है, पित्त से संबंधित रोग अधिक होते हैं, पित्त से संबंधित रोग होते हैं तो देरी से ठीक होते हैं। बच्चे को यदि पित्त से संबंधित रोग होगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वृद्ध को भी पित्त से संबंधित रोग होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन युवावस्था है और पित्त रोग है तो युवावस्था के कारण वैसे भी उसको बल मिलता रहता है, वो बढ़ता रहता है, तो देरी से ठीक होता है। वात से संबंधित रोग यदि बच्चे को है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। युवावस्था में कोई वात का रोग है तो वो जल्दी ठीक होगा, लेकिन वृद्ध व्यक्ति को वात रोग हो जाए तो, क्योंकि वृद्धावस्था को तो हटा नहीं सकते, ये तो बनी ही रहेगी, इसके बने रहते ये वात को बढ़ाता रहेगा इस अवस्था में, फिर भी हमें ठीक करना है तो कठिनाई होगी। इसी तरह युवावस्था को हटा नहीं सकते, वो तो है जो है। ऐसे ही बाल्यावस्था जिसकी है तो बाल्यावस्था को हम हटा नहीं सकते, उसके रहते रहते भी हमें ठीक करना होता है, इसलिए इन रोगों का यहां पर अधिक कठिनाई से ठीक होता है। तो एक तो वय हो गया। दूसरा, हम दिन और रात्रि की दृष्टि से देखें तो भी वात पित्त कफ घटते बढ़ते हैं। दिन की दृष्टि से तो दिन के 12 घंटे हम समझ लें, रात के भी 12 घंटे समझ लें, तो उसको 4-4 घंटों में हम बांट सकते हैं। मोटे तौर पे लेके चल रहा हूं, जब दिन और रात बराबर होते हैं, कहीं थोड़ा अंतर होता है लक्षणों में तो थोड़ा आगे पीछे भी होगा, लेकिन सामान्यतया दिन 12 घंटे का, रात्रि 12 घंटे की। तो प्रातःकाल का समय 6 बजे का, इसको हम दिन का प्रारंभ मान लेते हैं, और सायकाल का, रात्रि का 6 बजे का, ये रात्रि का प्रारंभ मान लेते हैं। 6 बजे से 6 बजे तक मोटे तौर पे। तो प्रातःकाल कफ की वृद्धि होती है। प्रातःकाल इसको आप समय कर सकते हैं 6 से 10 बजे तक मोटे तौर पे। सामान्यतः उस समय कफ की वृद्धि ही होगी काल के कारण से। पित्त के लिए आगे के 4 घंटे मध्याह्न के, यानी 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक बीच का काल। 10 बजे से पित्त बढ़ना प्रारंभ होगा, 11-12 तक बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। इसमें एकदम नहीं होता है, लेकिन लगभग ये काल कफ के बढ़ने के लिए, ये मध्याह्न का पित्त के बढ़ने के लिए, और सायंकाल का वात के वृद्धि के लिए, ये समय 2 बजे से 6 बजे तक। जिनको कोई व्याधि वात से संबंधित है वो इस समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। चिकित्सक रोग के आधार पे रोग किस समय बढ़ रहा है उससे भी थोड़ा निर्णय करते हैं कि बुखार है वो किस समय ज्यादा बढ़ रहा है। रोज बोले इस समय ज्यादा बढ़ता है, कोई कहता है कि रोज इस समय ज्यादा बढ़ता है, कोई कहता है कि इस समय बढ़ता है, रोज इस समय आ जाता है, इस समय बढ़ता है। तो जो रोग किसी काल विशेष में बढ़ रहा है तो उससे पता लग जाता है कि ये काल उसमें चूंकि सहयोगी बन रहा है इसलिए और बढ़ रहा है। आयुर्वेद के चिकित्सक जब पूछते हैं कि आपका ये बढ़ता कब है, तो उसमें ये देखते हैं कि ये कौन सा दोष अधिक जुड़ा हुआ है, इससे पता लगता है। तो दिन के इस समयों में भी वात पित्त कफ स्वभावतः बढ़ते ही हैं। रात्रि की दृष्टि से देखें तो इसी तरह से रात्रि का जो प्रारंभ है, यानी सायकाल 6 बजे से लेकर के और रात्रि के 10 बजे तक, यानी प्रथम प्रहर रात्रि का, और रात्रि का मध्यकाल वही 10 से 2 का, और ये द्वितीय प्रहर, और रात्रि का तीसरा प्रहर प्रातःकाल का, ज्यादा प्रातःकाल का समय ये हो जाएगा 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का काल। तो चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, प्रारंभ में कफ बढ़ता है
फिर बीच में पित्त बढ़ता है और समाप्ति पे वात बढ़ता है। जैसे जीवन में भी ऐसा है, जीवन के भी प्रारंभ में कफ बढ़ता है, बीच में पित्त बढ़ता है, और ये दिन की सांझ ही है। वृद्धावस्था दिन की, हमारे जीवन की संध्या काल होता है, सांझ होती है, उसमें बढ़ता है। ऐसे ही रात्रि के प्रारंभ में कफ, बीच में पित्त और रात्रि में तीसरे काल में वात की वृद्धि होती है। स्वभावतः यह होता है। और इसको हम देख सकते हैं, हम जो भोजन करते हैं, भोजन के काल की दृष्टि से भी इसका प्रभाव पड़ता है। जिस समय भोजन हमने किया है, अभी अभी किया है, प्रारंभ का काल है, उस समय में कफ बढ़ता है। अपक्व अवस्था है, प्रारंभ है भोजन का। कैसा भी भोजन हो, लगभग सब भोजन पे ये लागू होता है। भोजन अगर कफवर्धक है तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी मधुर, अम्ल, लवण चीजें अधिक हैं, चिकनी चीजें अधिक हैं, और यदि कटु तिक्त कषाय अधिक है तो कम बढ़ेगा। लेकिन भोजन के बाद में थोड़े कफ की वृद्धि होगी जब भोजन प्रारंभ में अपक्व अवस्था में। भोजन के बाद प्राय कफ भी आता है, लोग साफ भी करते हैं एकदम थोड़ी देर में। भोजन जब पच्यमान होता है, पक रहा होता है, उस समय पित्त की वृद्धि होती है, क्योंकि उसको अच्छी तरह पकाना होता है। जब हम भोजन करते हैं तो बहुत सारा लार निकलता है मुंह से, भोजन के साथ मिलता है। भोजन जो हमने किया है उसकी अगर तत्काल उल्टी हो जाए, वमन हो जाए, तो वो चिकना चिकना लगता है हमारे को शुरू में, उस समय कफ बढ़ता है। और जब पक रहा होता है उस समय पित्त की वृद्धि होती है, स्वभावतः होगी, आवश्यक भी है हमारे लिए। और जब भोजन पक्व हो जाता है, पक जाता है, इस समय आमाशय में रहता है प्राय शुरू में, उसके बाद में और आगे बढ़ जाता है, और जब फिर और पकने के बाद में आंतों में चला जाता है, ये पक्व अवस्था में वात की वृद्धि होती है। मान लीजिए हमने 12 बजे भोजन किया और सायंकाल का भोजन फिर हम 6-7 बजे कर रहे हैं, 8 बजे कर रहे हैं, तो 12 बजे भोजन किया तो शुरू के जो 1-2 घंटे होते हैं उस समय कफ की वृद्धि होती है, और उसके 2-3 घंटे बाद में 4 घंटे तक, 2 से 1.5-2 घंटे से लेके 4 घंटे तक, 3 घंटे तक वो पित्त की वृद्धि होती है। और भोजन के बाद में 4-5 घंटे हो गए हैं, लगभग पच गया है, वो पीछे चला गया, उस समय वात की वृद्धि होती है। ये भी स्वभावतः होता रहता है। और एक हमारे इनका स्थान की दृष्टि से भी अंतर किया जाता है। वैसे तो वात पित्त कफ हमारे पूरे शरीर में रहते हैं, तीनों हमारे पूरे शरीर में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, कम या अधिक मात्रा में। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा निर्धारण किया गया, एक तो हृदय को ले लिया, एक नाभि को ले लिया, ये 2 केंद्र ले लिए। तो हृदय से ऊपर का जो भाग है हमारा, उसमें कफ की अधिकता होती है। हृदय से ऊपर का भाग, हमारे फेफड़े हैं, गला है, मुख है, आंख नाक कान है, सिर है, ये जो भाग है इसमें शरीर में स्वभावतः कफ अधिक रहता है, कफ तत्व अधिक रहता है। पित्त का है ये नाभि और हृदय के बीच में, नाभि हृदय मध्य। तो हृदय वाले भाग से लेके, यानी फेफड़े के नीचे से लेकर के और नाभि तक का भाग होता है, इसमें पित्त की अधिकता होती है। यहाँ पित्त बनता है, पाचन अधिक होता है, आमाशय का भाग भी रहता है, छोटी आंतें रहती हैं, यकृत रहता है, पैंक्रियाज रहता है, आग्नेयाशय, पित्ताशय, ये सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। इस बीच वाले भाग में स्वभावतः पित्त की अधिकता होती है, और नाभि के नीचे का भाग होता है उसमें वात की अधिकता होती है। नाभि से नीचे का भाग और पैर तक, पूरे सब जगह पूरा जो वात होता है, ये एक वात का मतलब केवल वायु हवा नहीं होती, गैस नहीं होती है,
ये वात एक अलग तत्व है पूरा। अभी थोड़ा और मैं बताऊंगा कि वात पित्त कफ होते क्या है, थोड़ी उसकी हमारे को समझ बने। तो जहां इनकी वृद्धि और क्षय हमारे भोजन के कारण से होता है, वहां इन सब कारणों से भी वात पित्त कफ घटते बढ़ते रहते हैं। अब इनका सबका मिश्रण भी हो सकता है, बाल्यावस्था भी हो, प्रातःकाल भी हो, भोजन अभी अभी किया हो, ये सब सारी चीजें मिल गई, ये कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं। और खा करके वो सो गया हो, खाना खा करके, तो खा के सोते हैं तो और कफ की वृद्धि हो जाती है, तो उससे संबंधित रोग बढ़ेंगे। जिसको कफ से संबंधित रोग है उसको बढ़ेगा ये। तो अगर ये चीजें परस्पर विपरीत हो रही हैं तो एक दूसरे को काटती रहती हैं, घटाती भी रहती हैं। अगर ये सारी एक साथ मिल गई तो एकदम से बढ़ा देंगे। कहीं किसी की बाल्यावस्था है लेकिन भोजन अभी पच्यमान अवस्था में है और दिन का मध्याह्न चल रहा है, तो अब कफ का प्रभाव अधिक नहीं होगा, क्योंकि ये विपरीत स्थिति हो गई, पित्त को बढ़ाने वाली हो गई। या तो भोजन पच चुका है, सायंकाल का समय है, बाल्यावस्था और कफ का रोग है, लेकिन भोजन पच चुका है, सायंकाल हो गया है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। कोई भी रोग दिन में एक जैसा नहीं बना हुआ रहता, एक जैसा उभरा हुआ नहीं रहता, कभी उभर जाता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है। ये जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं वो इनके अंतरों के, इन भेदों के कारण से होते हैं। दिन और रात्रि का समय बदलता है, भोजन का समय बदलता है, इनके कारण से भिन्नता आती है। इसके साथ साथ एक और चीज गिनी जाती है कि हमारे अंदर वात पित्त कफ जन्म से भी मिलते हैं, उसे कहते हैं प्रकृति। हमारी प्रकृति ही ऐसी है। ये जो हमारा शरीर बना है, इसके जो मूल घटक हैं, इसके जो बीज हैं, शुक्राणु डिंबाणु, उनमें वात पित्त कफ की क्या स्थिति थी गर्भाधान के समय, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। उस तरह की प्रकृति व्यक्ति की बन जाती है। या तो कफ प्रकृति वाला अधिक होगा, कोई पित्त वाला होगा, कोई वात वाला होगा, कोई मिश्रित भी होंगे। तो माता पिता से जो हमें शरीर मिल रहा है उसके आधार पर भी हमारी प्रकृति निर्भर करती है। वैसे वैसे रोग उसको अधिक होंगे। यदि कोई विशेष दोष उभरा हुआ है प्रकृति में ही, तो वो हमेशा जिंदगी भर चलता रहेगा उसका, क्योंकि निर्माण ही ऐसा हुआ है। और ये बात माता पिता के ऊपर ये भी सब घटते हैं। माता पिता की क्या अवस्था है उससे भी उनके वात पित्त कफ प्रभावित होते हैं। दिन का कौन सा समय है, रात्रि का कौन सा समय है, जिस समय गर्भाधान हुआ है उसका हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। उनके भोजन की क्या अवस्था है, उस समय में उनका भोजन किया हुआ है या पच गया है या पक रहा है, उसका हमारे पे प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उस दिन क्या खा रखा है या किस तरह का भोजन वो उन दिनों कर रहे हैं, इसका भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि माता पिता से हमें मिलती हैं और वो सब मिला करके हमारी प्रकृति बनती है। तो हो सकता है कोई कफ प्रकृति वाला हो, तो जो कफ प्रकृति का है और बाल्यावस्था हो, प्रातःकाल हो, तो उसको रोग बहुत ज्यादा होंगे। कफ प्रकृति का व्यक्ति जब युवा हो जाता है तो उसमें कफ के रोग कम हो जाते हैं स्वभावतः, क्योंकि प्रकृति तो कफ है लेकिन युवावस्था आ गई है। ऐसे ही वृद्धावस्था आ गई है तो कफ के रोग कम हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई वात प्रकृति वाला व्यक्ति है, प्रकृति उसकी वात है, जन्म से ऐसा शरीर मिला है, तो बाल्यावस्था में वो उभरेगा नहीं, क्योंकि वो कफ का काल चल रहा है बाल्यावस्था में। युवावस्था में भी नहीं उभरेगा। वात प्रकृति है और वृद्धावस्था आ गई है तो उसमें वात के रोग बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरह से किसी की पित्त प्रकृति है तो बाल्यावस्था है तो पित्त के रोग उसको ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही वो युवा होगा तो उस तरह के रोग बहुत बढ़ जाएंगे उसके अंदर, और वृद्धावस्था में आते आते वो कुछ कम हो जाएंगे, क्योंकि ये परस्पर विपरीत भी करते हैं, एक दूसरे के शमन का काम भी करते हैं। तो वात पित्त कफ की स्थिति बहुत कारणों से घटती और बढ़ती रहती है। स्वभावतः प्राप्त है प्रकृति के कारण, और वातावरण, दिन आदि इन सबसे बदलती रहती है, और हमारे आहार के कारण भी बदलती रहती है। हम किस पे नियंत्रण कर सकते हैं? हम अपने आहार पे कर सकते हैं। मुख्य बात
यदि किसी की पित्त प्रकृति है, युवावस्था है, पित्त के रोग हो रहे हैं, तो उसको क्या कर लेना चाहिए? जो पित्त को बढ़ाने वाले रस हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। ऐसा उसको पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा। पित्त प्रकृति है तो पित्त बढ़ाने वाली चीजों से पूरी जिंदगी बचता रहे और पित्त को शमन करने वाली चीजों को लेता रहे। जिसकी स्वभावतः कफ प्रकृति है तो कफ को बढ़ाने वाली चीजों से वो पूरी जिंदगी बचता रहे, बचना पड़ेगा उसको। और कफ को शमन करने वाले खाद्य पदार्थ उसको पूरी जिंदगी लेने पड़ेंगे। और इसी कारण से कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है। महर्षि सुश्रुत ने एक बात लिखी सुश्रुत संहिता में कि हमारे शरीर में जिस दोष की वृद्धि होती है उससे विपरीत भोजन करने की हमारी इच्छा करती है, अथवा जिसकी कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए उस जैसी चीजों को खाने की इच्छा करती है। जब अगर हम स्वस्थ हैं और हमने अपनी इच्छाओं को विकृत नहीं किया है, यदि बहुत स्वादवशात जिह्वा लोलुप होने के कारण से खूब वैसे ही हम खा रहे हैं, तो हमारे को संवेदना अच्छी नहीं होगी, कम पड़ जाएगी वो, और हमारे निर्णय गलत जाएंगे। हमारे को इच्छा तो कर रही है, अब पित्त बढ़ा हुआ है, अम्ल पित्त है, और उसको और ज्यादा भी वो खाने की इच्छा कर रहा है कि और चटपटी चीजें मिले। कफ बढ़ा हुआ है और मीठी चीजें खाने की इच्छा कर रही है। ये विकृति की अवस्था है। लेकिन यदि हमने जीवन को ठीक चलाया है, शरीर को ठीक रखा है, तो परमात्मा ने ये व्यवस्था कर रखी है। जैसे प्यास लगती है तो पानी की इच्छा होती है, पानी की कमी होती है, तो ऐसे ही यदि हमारे शरीर में कफ कम हो रहा है, हमारे को मीठा खाने की इच्छा करेगी। जैसे हमने श्रम किया, बहुत मेहनत की, मेहनत करने से वात की वृद्धि होती है, रुक्षता बढ़ती है, स्निग्धता कम होती है, तो उसके बाद हमारे को मीठा खाने की अधिक इच्छा करेगी। अगर हम बहुत आलस्य में हैं, बहुत खाना खा रखा है और शरीर जकड़ा हुआ है, आलस से ज्यादा है, तो ऐसे में उनको किस तरह की इच्छा करती है? चटपटी चीजें खाने की। कोई चूर्ण की गोली खा लें, ये कर लें जिससे पित्त बढ़े, चरपरी चीजें खाएंगे, नमक खाएंगे, खट्टी चीजें खाएंगे, खटमिट्ठी गोली खाएंगे। क्यों ऐसी इच्छा करती है? क्योंकि पित्त कम हो रहा है। पित्त कम होता है तो अग्नि कम होती है। तो हमारे शरीर में स्वभावतः परमात्मा ने ये व्यवस्था कर रखी है। यदि हम इसको बिगाड़ ना दें इस व्यवस्था को, तो हमारी जिह्वा बता देती है, हमारी रुचियां बता देती है कि अब शरीर में इस चीज की आवश्यकता है। वात पित्त कफ में से जो बढ़ रहा है उसके विपरीत की इच्छा करेगी, जो घट रहा है उसके अनुकूल खाने की हमारी इच्छा करती है। ये स्वभावतः होता है। लेकिन चूंकि अभी हम बिगड़ चुके हैं, इसलिए सदा उसके अनुसार नहीं कर सकते। पर मोटे तौर पे हम देख सकते हैं यही बात प्रकृति की भी है। किन्हीं व्यक्तियों को जन्म से ही और वृद्धावस्था तक मीठे मीठे खाने की बहुत इच्छा करती है। कुछ व्यक्ति होते हैं उनको मीठा पसंद ही नहीं आता, मलाई पसंद नहीं आती, कुछ को मलाई बहुत अच्छी लगती है, चिकनी चीजें बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। हमारा शरीर जिन तत्वों से बनके मिलके बना है वो भी हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। वैसी इच्छा स्वभावतः उसको होगी उस व्यक्ति को। तो ये वात पित्त कफ कैसे कैसे बढ़ते हैं, कितने सारे तत्व हैं, उसका एक स्थूल वर्णन बिंदु शायद थोड़ा थोड़ा आपको आभास आए, वो ये आपके सामने रखा है। छोटा सा किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए। मौसम का प्रभाव पड़ता है, वो विषय मैं कर लूंगा। जैसे जीवन का पड़ा, दिन का पड़ा, मौसम का थोड़ा विस्तृत है, उसको भी वो थोड़ा मैं कल आगे लूंगा। वो मौसम का भी प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, बिल्कुल पड़ता है, बहुत पड़ता है। वो भी मुख्य तत्व है। जैसे भोजन का मुख्य है, वो कर लिया था, ऋतु का भी एक मुख्य प्रभाव पड़ता है, उसको और आगे कर लेंगे। तो अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।
ॐ